नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस विशेष सत्र की जो विधानसभा में बुलाया गया है। देश में मध्य प्रदेश पहली ऐसी विधानसभा बनी है जिसमें महिला आरक्षण पर संकल्प पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है और इस पर चर्चा हो रही है। कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ में भी इस पर चर्चा होनी है, लेकिन देश में ऐसी विधानसभा जो ये कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनका पूरा हक मिले, लेकिन कांग्रेस इसमें अड़ंगा डाल रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आपको 33% महिलाओं को आरक्षण देना है तो आज की स्थिति में दे दीजिए। आप इसमें अगर मगर परिसीमन और तमाम चीजों का तड़का क्यों लगा रहे हैं, क्यों इसे इफ एंड बट में उलझाकर लटका रहे हैं। अब पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक जो है या बिल जो है उसे अटकाया और लटकाया किसने है। बीजेपी चाहती है महिला आरक्षण बिल पास हो जाए, कांग्रेस चाहती है महिला आरक्षण बिल पास हो जाए, तो आखिर दिक्कत क्या है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा है और पलटवार में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती, कभी लाडली बहनाओं की बात करती, कभी लखपति बहनों की बात करती और तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें नारी शक्ति, नारी वंदन की बात करती है। प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है आप खुद जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या आम महिला को अधिकार मिलेंगे, महिला समूह को अधिकार मिलेंगे? क्या सिर्फ नारी वंदन और नारी सम्मान की बात होगी मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस जो है कभी भी भारत की बेटियों को सम्मान नहीं देना चाहती। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि भारत की बेटी ताकतवर हो, क्योंकि कांग्रेस की नजरों में केवल ताकत सोनिया गांधी के पास होना चाहिए, केवल ताकत प्रियंका गांधी के पास होना चाहिए। पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजरों में, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की नजरों में, भारत के किसान की, मजदूर की, इस हिंदुस्तान की बेटी 33% आरक्षण लेकर वो विधानसभा और लोकसभा में प्रवेश करे, वो गरीबों की आवाज उठाए, वो मजदूरों की आवाज उठाए, वो भारत की सशक्तिकरण की आवाज उठाए। पर सोनिया गांधी जी नहीं चाहती कि प्रियंका से बड़ी कोई दूसरी लीडर बन जाए। इसलिए पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष हर हमेशा पहले भी नारी विरोधी था, आज भी नारी विरोधी है। उधर इस पूरे मामले को लेकर कृष्णा गौर जो कि राज्य मंत्री, उन्होंने क्या कहा है जरा ये भी सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा और अभिलाषा इस देश की आधी आबादी को उनके राजनीतिक अधिकार देने की थी। लंबे समय से, लगभग 3 दशकों से ये चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन कभी ठोस प्रयास नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पवित्र प्रयासों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दोनों सदनों में पास किया और उसे लागू करने की दिशा में जब विशेष सत्र संसद का 3 दिवसीय बुलाया गया था तो किस प्रकार से कांग्रेस और विरोधी दलों ने उसका विरोध किया। उस विरोध के कारण वो लागू होने वाला संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। महिला आरक्षण पर सरकार लाई संकल्प, आधी आबादी को पूरा हक देने का नहीं कोई विकल्प। सीएम मोहन यादव बोले इतने साल भांग पीकर सोई कांग्रेस बोली 33% आरक्षण तुरंत देते क्यों नहीं। महिलाओं के साथ कौन कर रहा है खेल, महिला आरक्षण का अरमान कौन कर रहा है फेल। एमपी विधानसभा में महिला आरक्षण पर देश का पहला संकल्प आया, पता चला क्या महिला आरक्षण बिल आखिर किसने लटकाया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेता हूं अपने मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री ज्योति पटेल जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्री के तौर पर ब्रिज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं, ब्रिजी जी का भी स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर मंजूरी जी के पास आ जाता हूं। मंजूरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए संकल्प आप ले आए, आप विधेयक जो है वो संसद में भी लाए थे, पर इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे तो केवल आप एक पॉलिटिकल मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आप चाहते हैं लाना, पर कांग्रेस सीधा सवाल पूछ रही है कि आपको लाना है तो ले आइए। आप इसमें इतने सारे इफ एंड बट और पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर हम आरक्षण देंगे, ये सब क्यों कर रहे हैं?
देखिए, यही तो कांग्रेस भ्रम फैला रही है। जी। देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम जो है कांग्रेस का है और विपक्षी दलों का है, जो इनके सहयोगी हैं। उस समय जब 2023 में ये बिल पारित हुआ, कानून बना, उस समय ये संविधान की प्रक्रिया के तहत ये संवैधानिक है कि भाई अगर आरक्षण 33% लागू होगा तो उसमें जनसंख्या की गणना भी होगी और परिसीमन भी होगा। इसके बाद ही जो है ये संवैधानिक प्रक्रिया है और यही निष्पक्षता है। इसके बाद जो है आरक्षण में रोटेशन होता है, तभी उस आधार पर महिला आरक्षण जो है वो प्रभावी हो पाएगा और तभी न्याय संगत हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो अटकाने, लटकाने और अड़ंगे लगाने का काम ये शुरू से वो करती आई है। हमने 2010 में भी देखा कि कैसे राज्यसभा में पास कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया और इनके जो सहयोगी दल थे उन्होंने विरोध किया, तो सत्ता ना चली जाए उसके डर से इन्हें लोकसभा में लेके ही नहीं गए। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण दोनों सदनों में बिल पास भी हुआ और कानून भी बन गया। अब इसको प्रभावी करना है, तो प्रभावी करने के लिए 131वां संशोधन लेकर आए विशेष सत्र में। तो कांग्रेस का सब पूरी हमारी जो हिंदुस्तान की नारी शक्ति है सबने देखा और इस देश के एक एक व्यक्ति ने देखा कि कैसे कांग्रेस ने कुतर्क पेश किए, कभी ओबीसी के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी परिसीमन के नाम पर, इस तरीके के कुतर्क पेश करके असंवैधानिक बातें करके सदन को भटकाया और इस महिला आरक्षण बिल को जो है लागू होने से रोक दिया। तो ये कांग्रेस का जो चेहरा है, जो चरित्र है, वो बार बार उजागर होता है और ये जनता के सामने हम लेकर जा रहे हैं और जनता भी अच्छे तरीके से समझ रही है। और जब जब इस देश के अंदर ये इतिहास रहा है कि जब जब देश के अंदर नारी शक्ति का अपमान हुआ है, चाहे वो हम महाभारत काल की बात कर ले, चाहे रामायण काल की बात कर ले, कि जब जब नारी शक्ति का अपमान हुआ है तब तब अहंकार और अन्याय का विनाश हुआ है और ये विनाश होकर रहेगा। आने वाले समय में नारी शक्ति जो है वो कांग्रेस को समूल नष्ट कर देगी, क्योंकि जिस पार्टी का नेतृत्व वो महिला जो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो सदन के अंदर अन्याय के साथ खड़ी दिखाई दी और बाहर ठहाके लगाते हुए दिखाई दी कि हमने तो मोदी को हरा दिया। और ये कहते हैं इनके प्रवक्ता की अच्छा मंजरी जी, तक हम जी ठीक है। अभी मैं आपसे सवाल लूंगा अगला, पहले मैं ज्योति पटेल जी से जरा जवाब ले लूं। ज्योति पटेल जी, देखिए आप लोगों ने महिलाओं के साथ बड़ा धोखा कर दिया, सारा आरोप लगा रही है मंजरी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कि राज्यों के चुनाव के में लोकसभा का विशेषण लेते हैं तो कभी विधानसभा का सत्र बुला करके राजनीतिक नौटंकी करते हैं। और मजे की बात यह कि ये केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है और ये ना जाने किसके विरोध में जो है सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि विपक्ष केवल अपनी मांग पर अडिग है, विपक्ष अपनी मांग पर अडिग है कि हम चाहते हैं कि मौजूदा 543 लोकसभा की सीटों पर 1/3 महिलाओं को आरक्षण दे, केवल इतनी सी मांग है। लेकिन आपने उनमें तमाम लटके झटके अटका है उनमें आप लगाए एक परिसीमन नाम का, एक जनगणना नाम का। और ये बताइए कि आप कहते हैं कि महिला विरोधी हम हैं, तो आप ये 1989 का वो इतिहास भी याद कर लीजिए, जब जो है हमने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी महिला बिल लेकर के आए। आपके ही पुरखे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण नेता जो है महिला आरक्षण विधेयक के बिल में बिल में जो है विरोध में किया था। और फिर 1992-93 में हमारी ही सरकार थी जो 73वां 74वां संविधान संशोधन लेकर के आई और लोकल बॉडीज में, चाहे पंचायती व्यवस्था हो चाहे नगरीय निकाय हो, उसमें जो है हमारी ही पार्टी ने, हमारी ही कांग्रेस की पार्टी ने जो है महिलाओं को आरक्षण दिया। और आज 15 लाख महिलाएं जो है लोकल बॉडीज में नीति निर्धारण करने का काम कर रही है। अब 2010 में हमारी मंशा थी, हमारी नीति, हमारी नियत साफ थी, इसलिए हम 2010 में लोकसभा विधानसभाओं में भी बिल लेकर के आए। लोकसभा में, राज्यसभा में जो है हमने बिल पास कराए। लेकिन हाँ, सही बात है कि हमारी घटक दल की सरकार थी, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए हम पास नहीं करा पाए। लेकिन क्या वजह थी कि 2014-2019 में तो आपकी सरकार थी, एब्सोल्यूट आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन आपने उस समय पर पास नहीं किया। जबकि 2018 में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आपके नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि आप 2019 में लेकर के आइए। और ये हमारी मंशा थी। अभिलाष जी, मैं एक बात और कहकर खत्म करूंगी। हमारी मंशा थी तो हमने 2023 में जब आप बिल लेकर के आए, पूरे विपक्ष ने
है बिल्कुल। ऑडियो ठीक कीजिए भाई ज्योति जी का। जी ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं ब्रिजी जी आपके पास। ब्रिजी जी, बहुत स्पष्ट है यहां पर, वो बात ये है कि ये कहते हैं वो अटका रहे हैं, वो कहते हैं ये अटका रहे हैं। साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी को इतनी चिंता है तो भाई ये हम जब 800 मतलब पहले हम परिसीमन करेंगे, फिर हम 845 करेंगे, फिर आपको देंगे, इतना क्यों? महिलाएं तो ऑलरेडी 27-23 साल से इंतजार कर रही है ना आरक्षण का, ये इफ एंड बट क्यों कर रहे हैं? और इतनी चिंता थी तो कर लेते, केंद्र में तो आप ही थे, राज्य में भी आप थे, किसने रोका था? आप पहले कर लेते, दे देते। लेकिन अब देंगे तो हम तब देंगे, अभी नहीं देंगे, हम ये करो वो करो उसके बाद देंगे। मतलब अगर सीधे सीधे तौर पर मैं देखूं तो ये पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने का है कि पहले आप हमें परिसीमन करने दो, पहले आप हमें जनगणना करने दो, उसके बाद देंगे वरना नहीं देंगे। और कांग्रेस के साथ भी यही खेल रहा कि इनको इतनी ज्यादा महिलाओं की चिंता है तो जैसे इन्होंने महिला आरक्षण पंचायत में लागू कर दिया था, विधानसभा और संसद में भी करवा देते। तो खेल कर कौन रहा है महिलाओं के साथ और उनके आरक्षण का रोकने का असली जिम्मेवार कौन है? देखिए, पार्टी जिम्मेदार है, दोनों पार्टी दोनों आपस में खेल रही है, समाज की किसी को चिंता नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी 13-14% है महिलाओं की जो हिस्सेदारी है। अगर हम देखें, हम 33% की बात करते हैं और आज 13 और 14 पे अटके हुए हैं। परिसीमन की बात करें या जनगणना की तो इसको कम से कम 15 साल लगेंगे। तो 15 साल और महिलाएं इंतजार कर ले। जब महिलाएं वोट दे सकती है, महिलाएं टैक्स दे सकती है, महिलाएं अंतरिक्ष पे जा सकती है, जॉब पे जा सकती है, घर संभाल सकती है, तब आपका जेंडर इक्वालिटी की बात कहां चली जाती है? तो फिर महिलाओं को आप अधिकार देने से वंचित कैसे रख सकते हैं? आप देखेंगे कि कई पार्टियां हैं, इनके अलावा भी एक भगवा पार्टी है जो वो कहती है 100% हम आरक्षण देंगे। तो आप में ये भी दम नहीं हो पा रहा है कि आप 33% को लागू कर सके और आप बात करते हैं कि हम महिलाओं के प्रति सोचते हैं। देखिए, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बात कर रही हूं, आप भी दीजिए ना, आप में दम है तो 50% दीजिए। 33 की बात क्यों करते हैं? आप तो वो 33 भी नहीं दे पा रहे और 15 साल लटकाने की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात हुई ना कि जैसे हम बच्चों को मिठाई दिखाकर उनसे कहते हैं ना ये काम कर दो, तुमको हम ये टॉफी दे देंगे, ना वो काम कर पाएगा ना हमें टॉफी मिलने वाली है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके का एक खेल है, या यूं कह लीजिए कि एक सीधे सीधे हमारे भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। मेरा यह कहना है कि आप जहां जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, आपने जब पंचायतों में आरक्षण मजबूत किया तब आप देखिए सकारात्मक प्रभाव आया कि नहीं आया। वैसे ही आपको यह विश्वास क्यों नहीं होता कि संसद में भी ये चीजें हो सकती हैं? अब आप बात करते हैं परिसीमन होगा, नए वो बनेंगे, सत्र बनेंगे, उसके बाद हम ये लागू करेंगे, तो 15 साल और ये महिलाएं इंतजार करेंगी। उस 15 साल के इंतजार का जो मिठाई है वो लॉलीपॉप दिखा दिखा के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो वोट लेंगी महिलाओं से। आप क्या महिलाएं इतनी समझ नहीं रखती हैं कि कौन उनके साथ खेल खेल रहा है? आप दीजिए ना, भगवा पार्टी की तरह 100% आप घोषणा कीजिए, आप में दम है तो। 100 नहीं दे सकते तो 50 तो दीजिए। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं जल्दी से मंजरी जी आपके पास। मंजरी जी, आप तो खुद एक महिला हैं, चलिए मुझे ये सवाल का जवाब आप शायद ना दे पाए, बीजेपी के लोग दे नहीं पा रहे हैं सीधे सीधे, कि आपको इतनी सारी कंडीशन अप्लाई क्यों करनी है? अगर देना है तो 33% आरक्षण अभी क्यों नहीं? ये जवाब शायद आपको पार्टी अलाउ ना करे, पर आप एक महिला होने के नाते इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि कांग्रेस महिला विरोधी है, इसलिए आप संसद और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाह रहे हैं, आप देना चाहते हैं। पर बीजेपी के अंदर कौन महिला विरोधी है जो बीजेपी के इन हाउस या अंदर ही 33% महिलाओं को टिकट देने का प्रावधान नहीं कर देता? उसमें तो कांग्रेस नहीं रोकती ना आपको, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब तो मंजरी जी मुझे बताइए कि बीजेपी के अंदर आप 33% आरक्षण क्यों नहीं दे देते? कांग्रेस को हम गुनहगार मान लेंगे, आपने क्यों रोक रखा है उनको? देखिए, मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात का ही जवाब दे देती हूँ, जो आप कह रहे थे आप जवाब नहीं देंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ना तो बीजेपी ये कह रही है कि हम परिसीमन लागू करेंगे तभी होगा, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। मैंने पहले राउंड में ही आपको ये बता दी, और आपको ये बात भी समझना पड़ेगी जब 1900 ज्योति जी बीच में मत बोलिए, पहली बात बीच में मत बोलिए। सबसे पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा, 1952 के जब पहले चुनाव हुए तब हमारे देश की जनसंख्या थी 33 से 34 करोड़। तब हमारी लोकसभा सीटें कितनी थी?
489। उसके बाद 71 में जब परिसीमन हुआ तब हमारी जनसंख्या थी 54 से 55 करोड़। तब लोकसभा सीटें कितनी थी? 518। अभी कितनी है? 543। अब ये बात हमको समझना पड़ेगी, जब देश की जनसंख्या 54 और 55 करोड़ थी और आज 150 करोड़ के लगभग है, तो आप एक बात बताइए, एक लोकसभा में कितनी जनसंख्या होगी? वो कैसे एक लोकसभा का विकास हो पाएगा, समुचित विकास जिसकी हम बात करते हैं? तो परिसीमन तो आवश्यक प्रक्रिया है, आज नहीं तो कल परिसीमन ना मंजरी जी, आवश्यक प्रक्रिया में हम कदम ना कर रहे हैं। मेरी पूरी बात ना आप इसे जोड़ क्यों रही हैं जबरदस्ती? 2021 में आप इसे जबरदस्ती महिला आरक्षण से क्यों जोड़ रही हैं? ये पूछ रहा हूं। संवैधानिक प्रक्रिया है ना, संविधान में कहीं नहीं लिखा मंजरी जी, कहीं नहीं लिखा, गुमराह मत कीजिए कि आप महिला आरक्षण तभी दे सकते हैं जब आप परिसीमन करके 845 सीट कर लें। कहीं नहीं लिखा संविधान में। अगर हम ये चाहते हैं कि निष्पक्षता से, ना ये तो आपका नैरेटिव है ना सही जगह में मंजरी जी, आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि आप 543 सीट पर महिला आरक्षण नहीं दे सकते? संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही बात कर रही हूँ, उससे इतर तो मैं बात कर ही रही हैं आप। इसको आप निकाल लीजिए, आप इसको निकाल लीजिए, अभी निकाल लीजिए, गूगल ना आप मुझे बताइए संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है कि आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकते, उसके लिए 800 के ऊपर ले जाना? होने नहीं दे रहे, आप बीच में प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी? तो आपने कहा ना संविधान की वजह से। जी, संवैधानिक प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि अगर हम सीटें नहीं बढ़ाएंगे आज की तारीख में, तो कैसे रोटेशन होगा महिलाओं की, कौन सी सीट आरक्षित होगी, कैसे क्या होगा? तो निष्पक्षता के साथ न्याय संगत एक मिनट, दूसरा पॉइंट भी आप गलत बोल रही हैं। ये आप क्या अगर मान लीजिए आज आप 543 सीट पर महिला आरक्षण दे देंगे तो इसमें रोटेशन की कौन सी तकनीकी दिक्कत आ रही, मुझे बता दीजिए। होगी, देखिए ना, मैं बताती हूँ कैसे होगी। जैसे 543 सीटें हैं, तो आज सीटों का जो बंटवारा है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिसमें महिलाओं को अब पूरा प्रतिनिधित्व मिले। क्यों? और कहीं ना कहीं, और देखिए, और आपने कहा कि पार्टी खुद क्यों नहीं दे सकती 33%, तो दे सकती है पार्टी, क्यों नहीं दे सकती है, लेकिन उसका कारण है आज जिस तरह से देश का जो विकास हुआ और जिस तरह हमारा पूर्व का जो इतिहास रहा है, तो महिला नेतृत्व उतना तैयारी नहीं हो पाया। अगर हम 33% आरक्षण देंगे तो निश्चित तौर पर जिस सीट पर महिला चुनाव लड़ेगी उस सीट पर दोनों महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, बराबरी की टक्कर होगी। और जो पुरुष चुनाव लड़ेंगे वो तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं, वो बड़े पारंगत हो गए। तो दोनों ही महिलाएं लड़ रही हैं, तो उनका तो अच्छा मुकाबला, और अच्छा ना, अच्छा मुकाबला होगा, इजी हो जाएगा, अच्छा मुकाबला होगा। ना ये आपकी तीनों लॉजिक बिल्कुल गलत है, तीनों लॉजिक गलत है। आपने ये बोला ना 33% आरक्षण, ये तो अभी नया चीज आप बोल रही हैं। आपने ये बोला ना, उसका जवाब मैं आपको तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं बताइए ना मुझे। ये तो अच्छा हो जाएगा कि महिलाओं को महिलाओं से लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस से ज्यादा दे, वही तो, अगर हम दे देते 33% आरक्षण, मान लीजिए किसी सीट से महिला को टिकट दे दिया और वहां से कोई पुराना मंत्री चुनाव लड़ रहा है, तो वो महिला कैसे उससे मुकाबला करेगी? तो आप मानती है कि महिलाओं को अभी तक सक्षम नहीं बना पाए, हम ये बोलना चाह रहे हैं? देखो, सक्षम बनाना पड़ेगा जब नगरीय निकायों में 33% आरक्षण। मुझे बताइए, आप पहले डिसाइड कीजिए, आप मानती हैं कि महिलाएं इस लायक नहीं है कि पुरुषों से मुकाबला कर सके सियासत? कह रही हूँ, देखिए, महिलाओं के अंदर क्षमता बहुत है और वो अपनी क्षमता से बहुत अच्छे निर्णय करती हैं और काम करती है, अगर उनको मौका दिया जाता है। तो मौका कब लेकिन ये बात भी हमको समझना पड़ेगी, जब 33% आरक्षण नगरीय निकायों में दिया तब भी हमने देखा कि महिलाएं आई और उन्होंने काम किए, लेकिन थोड़ा टाइम लगा ना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बना जब 50% हमने आरक्षण को बढ़ाया। तो देखिए, धीरे धीरे जब हमने हमारे, तो धीरे धीरे तो ऑलरेडी धीरे हो गए मैडम, हम लोग 70 साल हो गए आजाद हुए, आप कब देंगे? मैं पूछ रहा हूँ पार्टी के अंदर कब देंगे? इस बात को कह रही हूँ, मैं तो खुद इस बात को कह रही हूँ कि हम 78 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारे धैर्य की आप परीक्षा मत तो आप अपनी बात पार्टी में भी रखिए ना कि कांग्रेस नहीं दे रही, हमें तो दे दीजिए। रख रही है इस बात को, हमारी पार्टी तो खुद इस बात को रख रही है। नहीं, आपकी पार्टी तो कांग्रेस से, आपकी पार्टी तो कांग्रेस से मांग कर रही है। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी विद इन दी पार्टी क्यों नहीं दे रही, इसका कोई रीजन आप मुझे अच्छा दे नहीं पा रही हैं। अभी भी कांग्रेस से ज्यादा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के गलत जानकारी है मंजरी जी, बिल्कुल है, गलत जानकारी है। आप सारे फैक्ट गलत नहीं देंगे। शब्दों से ना संगठन में मत जाइए आप। संगठन में फूल माला पहनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहा हूं जनता के लोकसभा और विधानसभा में। फूल माला पहनाना, स्वागत वंदन गीत गाना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इनसे ज्यादा दिया था, इनसे लोकसभा में भी हमने इनसे ज्यादा दिया, विधानसभा में भी हमने इनसे ज्यादा दिया। आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, लोकसभा में टीएमसी का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, उसके बाद कांग्रेस आपसे ऊपर आती है और उसके बाद
आप रेशो वाइज नीचे आते हैं, जितने आपके सांसद हैं उस हिसाब से अगर बात करें परसेंटेज में। चलिए अब मैं इसी सवाल को लेकर के जल्दी से ज्योति जी के, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण, हाँ वो दिख रहा है मैम, आप लोग कैसे सशक्तिकरण कर रहे हैं। आपकी महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण की पूरी ताकत बैसाखी पर टिकी हुई है कांग्रेस की, कि कांग्रेस देगी तब हम कुछ कर पाएंगे, और कांग्रेस नहीं दे पा रही, इसलिए हम महिलाओं को यहाँ पर वो नहीं दे रहे। चलिए ज्योति पटेल जी आपके पास आता हूं। ज्योति जी, मुझे एक चीज बहुत स्पष्ट बताइए, इतना आप लोग रोना रोते हैं कि बीजेपी अभी क्यों नहीं दे देती, फैन बट क्यों लगा रही है, आप क्यों नहीं दे देते कांग्रेस में? आप दे दीजिए 33% आरक्षण, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? निश्चित रूप से अभिलाष जी, मैं इस बात को मानती हूँ और अपनी पार्टी में भी इस बात को रखती हूँ, और हमारी आने वाली जो विधानसभा चुनाव है, हमने पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए थे, और इस बार भी जो है हम ज्यादा महिलाओं को टिकट नहीं ज्यादा नहीं, आप सीधी बात कीजिए, ज्यादा क्या होता है? 1% ज्यादा देने से ज्यादा होता है 33%। आप घर से ना चैरिटी बिगिंस एट होम, आप जितना इतना ये बाहर निकल के जो नारे झंडे वंडे लेकर के जो चल रहा है सारा नूरा कुश्ती चल रही है आप लोगों की, ना वो अपने घर में देने को तैयार, ना आप अपने घर में देने को तैयार है। मतलब शहीद हो तो पड़ोसी का बेटा हो, मेरे घर से किसी को फौज में नहीं भेजेंगे, और देशभक्ति के ऊंचे ऊंचे तराने गाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण कांग्रेस करे, कांग्रेस कह रही, बीजेपी कह रही पहले कांग्रेस करे फिर हम करेंगे, और कांग्रेस कह रही पहले बीजेपी करे फिर हम करेंगे। अपने घर में महिलाओं को पूछ नहीं रहे हैं आप लोग। कौन रोक रहा है 33% आरक्षण देने की? आपकी तो सबसे बड़ी लीडर महिला है। सर मुझे एक बात का जवाब आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश जो पूरे देश के अंदर पंचायती राज में तो कांग्रेस ने देकर के ये साबित कर दिया, तो आपको क्रेडिट मिला ना ज्योति जी, उसका क्रेडिट आपको मिला। अगर आप नहीं दे रहे हैं विधानसभा राज्यसभा में तो उसका डिस्क्रेडिट भी लीजिए आप। हमने राज्यसभा में से पास करने की कोशिश की थी 2010 में, हमारी घटक दल की सरकार थी, हम पास नहीं कर पाए थे। और आप जो जो आज आप कांग्रेस के अंदर बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी, राहुल गांधी जी, हमारे पूरे नेताओं की ये मंशा है कि हम आने वाली जो भी विधानसभा या लोकसभा की सीटें होंगी उनमें हम निश्चित रूप से महिलाओं पटेल जी, अगर कांग्रेस की मंशा होती तो 78 सालों में सबसे ज्यादा राज आपने किया है, तो सबसे बड़ा भागीदार आप ही हैं। जी सर, एक बात जो मंजरी जी ने कही थी, मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण में संवैधानिक प्रक्रिया है कि पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, लेकिन ये बताइए कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण करने के लिए ऐसा कोई भी बाधाएं नहीं है, वो तथ्य बिल्कुल गलत है। कहीं कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि पहले आप ये कीजिए वो कीजिए और उसके बाद ये कीजिए। बात और गलत कही थी कि ओबीसी की जो कुतर्क है वो कांग्रेस देने का काम कर रही है। तो मंजरी जी, ये ओबीसी का कुतर्क नहीं है, ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिले ये कांग्रेस की मंशा है, यही चलिए चाहती है। ठीक है। हमारे साथ विजय शुक्ला जी जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विजय जी, स्वागत करता हूं आपको। विजय जी, ये सत्र आ गया, वहां पर भी अंदर हमने देखा, माफ कीजिएगा, राजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, सिरोठिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा मुझे फुल में दिखा दीजिए। हाँ, राजेश सिरोठिया जी ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। राजेश जी माफी चाहूंगा। राजेश जी, मुझे ये बताइए, बीजेपी कांग्रेस उधर संसद से लेकर विधानसभा तक जो नूरा कुश्ती चल रही है साहब, ऐसा लगता है जनता को कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश जी, ये 78 सालों से दोनों पार्टियां आराम से मिली हुई हैं और महिलाओं का अभी पिछले 28, 23, 27 सालों से अटका के रखी है 33% आरक्षण। एक दूसरे को गालियां देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। मैं कह रहा हूं कि चलिए, कोई बाध्यता वैसे तो है नहीं संवैधानिक, फिर भी देने में दिक्कत है तो विद इन दी पार्टी दे दें, ये देने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ 334A आर्टिकल पढ़ लीजिए। मंजरी जी, सारा पढ़ा हुआ है। राजेश सिरोठिया जी मुझसे ज्यादा जानकार है। राजेश जी, तो आप लोग लेके आए ना, एक मिनट, ज्योति पटेल जी एक मिनट रुकिए। राजेश जी, कोई बाध्यता है क्या? संविधान कहता है कि आप 543 में 33% आरक्षण नहीं दे सकते। मंजरी जी बार बार दावा कर रही है, इसी को स्पष्ट करके शुरू कीजिएगा पहले। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने अभिलाष जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, कानूनी मुद्दा। हाँ, और उस कानूनी मुद्दे में सब चीजों की बातें हो रही हैं, 368 के तहत पेश हुआ, ये सब हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन आर्टिकल 82 जो है संविधान का, उसमें साफ तौर पे कहा है कि जब जनगणना होगी उसके तुरंत बाद उसके पर परिसीमन होगा, उसके आधार पर सीटों का रोटेशन होगा। अब 2023 में जो संशोधन विधेयक लाए थे, 106वां संविधान अधिनियम जो संशोधन का था, उसपे ये प्रावधान था कि जब भी अगला जनगणना होगी और अगला परिसीमन होगा उसके बाद ही इसको लागू किया जाए।
जबकि अगर आप अनुच्छेद 82 के हिसाब से देखें तो हमारे पास में सबसे अपडेटेड जनगणना 2011 में हुई, कोरोना कारण 21 में नहीं हो पाई। तो जो ये संविधान का जो 31वां संशोधन लाया गया, 31वां अधिनियम, इसमें यही प्रावधान किया गया था कि 2011 की जनगणना के आंकड़े को आधार लेकर हम परिसीमन करें और परिसीमन में सीटें बढ़ा के जो महिलाओं की जो सीटें 74 है वो 180 हो जाएंगी आरक्षण के बाद, नंबर 1। दूसरी चीज ये, अब कांग्रेस का जो पेच आप समझ नहीं रहे, कांग्रेस ने पेच लगाया है ये 4 साल से राहुल गांधी 2024 के बाद से जातिगत जनगणना का जो राह और पहाड़ा पड़ रहे हैं, जिसको नेहरू जी ने 1951 में प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद ये कह के खारिज कर दिया था कि इससे भारतीय समाज विभाजित होगा। अब आप जैसे आप परिसीमन जातिगत जनगणना के आधार पर आप आरक्षण देंगे तो 33% जो आरक्षण है उसमें अभी के प्रावधान के मुताबिक 33% में 33% आरक्षण विद इन 33% SC/ST महिलाओं को मिलेगा। अब इसमें अगर आप बात करेंगे OBC महिलाओं को भी आरक्षण देना, क्योंकि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है उस 33% में SC/ST के साथ में OBC महिलाओं का भी आरक्षण होगा। जबकि अभी जो 74 महिला सांसद लोकसभा में हैं उनको ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है। वो बिना आरक्षण के भी जो है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर की जो सामान्य सीट जिसको नॉर्मल तौर पर कहा जाता है, बेसिकली वो अनारक्षित सीट है। 2 ही सीट होती है संविधान के मुताबिक, आरक्षित और अनारक्षित। तो अनारक्षित सीट पर लता वानखेड़े जी OBC से आती हैं, वो सांसद हैं। बालाघाट की जो अनारक्षित सीट है जिसको सामान्य कहते हैं, उससे भी भारतीय पार्टी लोकसभा में। इस तरह 74 जो महिला सांसद है उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा OBC की महिला ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी के गणित के हिसाब से आप जाएंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की आरक्षण की सीटें घट जाएंगी, क्योंकि उसमें OBC का आरक्षण जुड़ जाएगा। तो इसलिए ये जो संविधान का 131वां संशोधन है वो इस मंशा से लाया गया था कि हम जैसे ही, क्योंकि देखिए इसकी जो संवैधानिक संशोधन जो है जो 368 के तहत लाया जाता है उसमें 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग चाहिए, दोनों का संयुक्त अधिवेशन मिला के भी नहीं कर सकते आप। और जो परिसीमन विधेयक है जो है केंद्र शासित राज्यों के लिए और प्रदेश के 29 राज्यों के लिए, उनके लिए 2 बिल अलग थे, वो साधारण बहुमत से पारित हो सकते थे। अगर आपने जब 2023 में सर्वसम्मति से उस 106वें संशोधन अधिनियम को आपने पारित किया था तो वही भाव आपको अपनाना था। शशि थरूर जी ने खुद कहा ये बात कि नारी आरक्षण बिल में आपको कोई वो नहीं करना चाहिए था। इससे क्या होता कि आपको 2029 में लोकसभा चुनाव और उसके आसपास होने वाले चुनाव जो भी परिसीमन होने के बाद की स्थिति बनती, उन राज्यों में वो आरक्षण मिलना शुरू हो जाता। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर। लेकिन अब होगा क्या कि अब जो है ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़े जो अभी शुरू हुई जातिगत, ये 29 के बाद आएंगे, उसके बाद परिसीमन होगा, यानी कि अब ये 2034 तक टाल दिया जाएगा। तो मोदी की मंशा जब 2029 के आसपास लाने की थी और आप जब इसका जो जातिगत जनगणना का जो वो पैच लगा के इसको अब 34 तक आप कर रहे हैं, तो आपकी मंशा पे सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 1996 में सबसे पहली बार महिला आरक्षण विधेयक आया, लेकिन लोकसभा में सहमति नहीं बनी। मुलायम सिंह यादव ने इसका और लालू यादव की पार्टी ने, वो कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में 1999 और 2000 में जो है वो जो है बहुमत नहीं जुट पाने के कारण जो है नहीं हो पाया। 2008 में UPA सरकार इसको लेके आई, उसने 2010 में इसको राज्यसभा में पारित करा दिया, लेकिन लोकसभा में उनके पास में 2/3 बहुमत नहीं था, पारित नहीं हुआ। 2023 में मोदी जी ने सहमति बना के इसको पारित करा दिया। ठीक है, लेकिन हुआ ये एक गलती, बहुत बड़ी गलती ये हुई
कि जब 16 अप्रैल को ये संशोधन विधेयक लेके आए 106वें संविधान में संशोधन करने के लिए 131वां संशोधन विधेयक, उस दिन तक जो 2023 का जो अधिनियम है वो नोटिफाइड नहीं हुआ था। बिल्कुल। अरे रात को आप समझिए कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, जब तक नोटिफाइड नहीं हो बच्चा पैदा नहीं हुआ। रात को 12 बजे याद आया था उसे कि इसको नोटिफाई करना है। आपने जो है उसके नाम परिवर्तन की ऐलान कर दिए संशोधन मतलब। फिर आपको रात को याद आया तो उसी 16 अप्रैल की तारीख में आपने रातों रात उसका राजपत्र प्रकाशन किया, फिर आप लेके आए। ठीक है, ये तो टेक्निकल। ठीक है राजेश जी, आपके पास आऊंगा दोबारा से। मैं एक बार जरा जल्दी से इस मामले पर ब्रिजी त्रिपाठी जी से भी बात कर लेता हूं। ब्रिजी जी, क्या बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, जो बात देखिए बहुत अच्छे से बता दी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी ने। उन्होंने बताया कि कैसे कहां ये अटकता गया, और चूंकि सदन के अंदर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि ज्यादातर पुरुष बैठे हैं। अब दिक्कत, जो असली दिक्कत है वो मैं जनता को बता देता हूं। मोदी जी देना चाहते हैं, कांग्रेस देना चाहती है, पर दिक्कत यह है कि दे तो इनका हिस्सा देना पड़ेगा ना, जो अभी बैठे हुए हैं। 543 में से 74 अगर हम हटा देते हैं तो ये पुरुषों के हिस्से से जाएगी, सांसदों के हिस्से से। तो वो ऐसे कोई ना कोई पेच अटकाते जा रहे हैं जिससे व्यवस्था ना बन पाए। अब एक रास्ता यह सूझ रहा है कि भाई जब हम सीट बढ़ाएंगे तो इनमें से किसी को हटेगा नहीं, जो ज्यादा बढ़ेगी उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो सीधे तौर पर मैं पूछूं, क्या पुरुष सांसदों की अपनी सीट बचाने की जो ख्वाहिश और जो इच्छा है, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस को हो या किसी भी दल के हो, वो भारी पड़ रही है 33% आरक्षण पर? बिल्कुल। नीतिगत निर्णय लेने में महिलाओं का दृष्टिकोण यहाँ पे किसी के लिए मायने नहीं रखता है। दरअसल कोई भी ये नहीं चाह रहा कि मेरा पोजीशन जाए, सिर्फ ये महिलाओं को एक मुद्दा बनाकर, एक मादा बनाकर ये सब खेलना चाह रहे। मैंने पहले भी कहा ना बीजेपी की ऐसी कोई मंशा दिख रही है, ना कांग्रेस की मुझे ऐसी कोई मंशा दिख रही है कि वो आरक्षण वाकई में लागू करना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि महिलाएं इनके लिए वोट देने का एक साधन है, टैक्स देने का एक साधन है, घर चलाना, बड़ी बड़ी बातें करना कि हम मातृशक्ति को हम आगे रखते हैं, और हम तो यहाँ हम पुरानी बातें करना कि हमारे यहाँ पे पहले मातृशक्ति लीडर थी, ये करते थे वो करते थे, कहना भर। बाकी आज के परिवेश में आप ये देखेंगे कि दोनों कोई भी दोनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इनका कोई भी मंशा ईमानदारी से नहीं है कि ये महिलाओं को वाकई में आरक्षण दें। अगर देना होता तो ये वाली बातें नहीं होती परिसीमन की। मैंने क्या कहा कि अभी और 15 साल लगेंगे, तो 15 साल की राजनीति ये और खेलेंगे महिला आरक्षण के आड़ में। बस अभी यही खेल चल रहा है, ये सबको दिख रहा है। मुझे नहीं मालूम महिलाओं को राजनीति समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जब कांग्रेस कहती है कि हमने दिया और भाजपा कहते हैं हम देना चाहते हैं, और महिलाएं आधा इधर बढ़ जा रही हैं और इधर बढ़ जा रही हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर देना चाहे तो सत्ता में जो है पार्टी वो दे सकती है, 1 सेकंड का समय नहीं लगता है। ये जो अभी मंजरी जी कह रही थी ना, ऐसा कोई संविधान में इस तरीके का नैरेटिव कानून सेट करने की जरूरत नहीं है। ये सब कह के महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं वापस, चूंकि राजेश जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। राजेश जी, मुझे बताइए, विद इन दी पार्टी इनको कोई देने से रोक रहा है क्या आरक्षण? क्या डर है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कि पार्टी के अंदर 33% दे देंगे तो दोनों सबसे बड़ी पार्टी हैं, लगभग वो मंशा पूरी हो जाएगी और ये जितनी तकनीकी पेच है ये आएंगे ही नहीं कहीं आड़े? देखिए, एक चीज अभिलाष जी, एक बात समझिएगा जी, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आपने पहले भी देखा है, 370 का मामला हो या धारा 35 हटाने का मामला हो या ट्रिपल तलाक का मामला है, जब ये ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। ये हमने देखा है, ये पुराने अनुभव के हिसाब से। क्या वो नोटबंदी या जीएसटी जैसे फैसले हो जिसको लेके काफी विवाद हुए, लेकिन उनमें जो कोर्स ऑफ करेक्शन की जो एक कैपेसिटी है, आपको याद होगा नोटबंदी में 64 करेक्शन 4 महीने में हुए, और जीएसटी में जो अब जाके वो सही शेप के आसपास आया है, तो उसमें 1200 संशोधन हो चुके थे। ठीक है, तो संशोधन करने की वो है। अभी भी अगर मोदी जी चाहें तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन लाके, जिसके की जो कि साधारण बहुमत से पारित कराया जा सकता है राज्यसभा और लोकसभा में, उसमें
निर्वाचन आयोग ये अनिवार्यता हर दल के साथ में ये कर सकता है कि उसको अपनी जो 550 सीटें जो हैं उनमें जो प्रत्याशी आप खड़े कर रहे हैं उनमें आपको 33% महिला आरक्षण देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, आप चुनाव लड़ने की योग्य को नहीं रहेंगे। ये बहुत एक ऐसा शस्त्र है जो मोदी जी के हाथ में अभी भी है। वो इस सारी स्थिति जो अभी बनी है 19 अप्रैल को खारिज होने के बाद, जिसको लेके राहुल गांधी जी बड़े कह रहे कि हम मोदी हार गए, संविधान जीत गया और ये कर दिया, हमने मोदी को हरा दिया, ये सब बातें जी फालतू तो अहंकारी कर्महीनता का अहंकार मैं इसको कह सकता हूँ। ये कर्मठता का अहंकार भी स्वीकार नहीं होता लोकतंत्र में आपको। तो ये कर्महीनता का अहंकार जो है ना, ये इससे हटाना पड़ेगा। आपको कानूनी जानकारी की समझ रखना पड़ेगी। आप अगर नहीं आ रहा, एक बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक खेल देगी जो राजीव गांधी ने 73वें संशोधन के तहत नगरीय निकाय और उसमें पंचायतों में 33% आरक्षण दिया है, उसमें भी साधारण बहुमत से संशोधन विधेयक लाके 33% से 50% महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं, आधी आबादी हो जाएगी। फिर क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस का डर ये है कि उनके पास में इतने कैंडिडेट नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर हम किसी दल को ये बाध्य करेंगे कि आपको इतने फीसदी महिलाओं को देना है, तो राजनीति में चुनाव जो होता है वो जीत हार के पैमानों पे होता है। जीतने की क्षमता किस में है? आप उसको मतलब सिरे से आप ये नहीं कर सकते कि आप ये थ्रो कर रहे हैं, थ्रो अवे करने वाली बात नहीं। आप जब महिला ही लड़ेगी किसी सीट पर, तभी उसमें से कोई ना कोई महिला जीतेगी। आप ऐसे किसी भी 33% हर पार्टी के लिए आप अनिवार्य कर देंगे, उनमें से ज्यादातर दलों की महिलाएं हार जाएंगी। तो राजेश जी, बहुत संक्षेप में, आप बस 10 सेकंड बचे हैं। आपने बताया कि बहुत सारे दूसरे विकल्प भी हैं और सरकार इतनी अनभिज्ञ नहीं है कि उनका इस्तेमाल ना कर पाए। मतलब वो चाह रहे हैं कि मुद्दा लटके, लेकिन इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए कि हम लेकर आते हैं। मोदी जी ने तो सदन में कहा था कि क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन इसको 29 से लागू हो जाने दीजिए। ना सर, ये तो तकनीकी चीज है। मैं ये पूछ रहा हूँ, पार्टी के अंदर देने में अगर कोई सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को होना चाहिए था। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दांव बीजेपी चलेगी। हाँ। आपसे गारंटेड बोल रहा हूँ। हाँ। क्योंकि बीजेपी के पास तो में ऐसी महिलाएं हैं 43 सीटों में से देने में क्या दिक्कत है? सीट दे भी सकती हूँ, जिता भी सकती हैं। ठीक। लेकिन कांग्रेस के पास में इतनी महिला नेत्रियां नहीं है जो। तो सर ये तो अच्छा है ना, बीजेपी के लिए और अच्छा हो जाएगा। ये तो आपकी गलत बात है कि कांग्रेस के पास महिलाएं नेत्रियां नहीं है। ज्योति जी अगर है तो दिलवा दीजिए आप। ज्योति जी, राहुल गांधी जी से बात कीजिए, खड़गे जी से बात कीजिए और 33% आरक्षण दिलवा दीजिए कांग्रेस। संवैधानिक अधिकार के बारे में बात क्यों नहीं किया? विश्लेषक होने के नाते कह सकता हूँ कि ये जो है ना, ये हो सकता है और नहीं है, होगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये सही वक्त पर होगा। कांग्रेस फिर ठगी हुई रह जाएगी। आपको क्या दिक्कत है पार्टी में 33% देने से? वही दिक्कत बीजेपी की सरकार को 543 में से देने से दिक्कत है। वही दिक्कत जो है मंजरी जी की पार्टी को अपनी पार्टी में 33% देने से दिक्कत है। राजेश सिरोठिया जी ने बहुत क्लियरली बता दिया कि ये चाहे तो इनके पास लीगल रास्ते भी हैं, संवैधानिक रास्ते भी हैं और नैतिक रास्ते भी हैं पार्टी के अंदर देने के, पर सही टाइम का इंतजार किया जा रहा है। अब महिलाओं का हक मारा है तो फिर दोनों के हितैषी बनने के लिए, महिलाओं का हितैषी बनने के लिए दोनों पार्टियों को नूरा कुश्ती करनी है। चल रही है, जबरदस्त तरीके से चल रही है। इन्हें लगता है कि महिलाओं को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम बोल देंगे तो महिलाएं मान जाएंगी कि इनकी वजह से अटका है, जबकि सारे रास्ते खुले हुए हैं। राजेश सिरोठिया जी ने एक एक करके बता दिया कि कितने सारे विकल्प हैं। आप ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, कांग्रेस भी दे सकती है, पर देना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है। यह सियासत का काम हो गया है आजकल। बहुत शुक्रिया मंजरी जैन जी, ज्योति पटेल जी, राजेश जी, ब्रिजी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।